अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अगर आपको भैया हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे फिक्स एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि नॉन करंट एसेट के फिक्स एसेट्स में रिकग्नाइजेशन कैसे करनी है और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस। ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर कोई इसके बारे में उनके सिलेबस से मुतालिक कोई और स्पेसिफिक चीज़ है तो वो मुझसे स्पेसिफिकली पूछ भी सकते हैं। हमारी डिस्कशन हुई थी कि यार एसेट के अंदर क्या क्या कॉस्ट एलिमेंट शामिल होंगे। तो हमारा पहला मानना है कि यार परचेज प्राइस ऑलवेज। मैंने एक बात की थी कि वो सारी कॉस्ट जो कि रिफंडेबल होगी वो इस कॉस्ट के एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ ऐसी कॉस्ट इनकम की जो आपको रिफंड हो जाएगी किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पे, किसी भी लॉज में, कहीं पे भी, तो वो उसका इम्पैक्ट आप इसमें नहीं लेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको रिकवर नहीं होती, इंस्टॉलेशन आपको रिकवर नहीं होती, कस्टम ड्यूटी आपको रिकवर नहीं होती, सेल्स टैक्स आपको रिकवर हो जाता है तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। आपको एक्सपर्ट फीस रिकवर नहीं होती इसके बगैर काम नहीं होता। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक फिक्स एसेट्स को चला ऑपरेटिंग वे में लेकर आया, ऑपरेटिंग मैनर में ले आया। आईएफआरएस ने ये वर्ड यूज किया, ऑपरेटिंग मैनर में ले जाए। तो 10, 110, 20, 30, 40, 140 इसकी वैल्यू। सही है दोस्तों। तो ये तो सिर्फ ये है कि आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर कॉस्ट WDV कब रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, WDV मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एट इनिशियल स्टेज जिस दिन आप परचेज करते हो कॉस्ट इज इक्वल टू WDV होता है। याद रखिए, कॉस्ट इज इक्वल टू WDV होता है। अभी मैंने वर्ड यूज किया है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि यार ये WDV आपने निकाल दिया, आपने WDV निकाली, कॉस्ट निकाली। हमने ये पढ़ा था कि कॉस्ट कब एसेट कब रिकॉर्ड करते हैं जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो। सही है सर। कॉस्ट डायरेक्टली मेजर हो और एसेट की लाइफ जो है वो एक साथ से डाल लेंगे। ये बात की थी मोर देन वन। ये बात आपकी हो गई। अब हम बढ़ते हैं एक और स्टेप के ऊपर जिसमें हम ये बात करते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगी। मैं 140 को लेके चलूँ। मिसाल ले लें, कॉस्ट आपने कितनी रिकॉर्ड की थी 140, मैं वो रुपीज 1000 कर। तो हमारे पास पहला मेथड क्या बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि वन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। मेरा सवाल ये है कि फॉर्मूला पुट करोगे फटाफट आ जाएगा आपके पास। इसमें से ये माइनस करने का मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। सैलवेज वैल्यू इसलिए माइनस की जाती है डेप्रिसिएशन में से क्योंकि ये वैल्यू आपको एट द एंड ऑफ द लाइफ रिकवर हो जाएगी। सही है ना दोस्तों, रिकवर हो जाएगी, वापस मिल जाएगी। तो उसमें तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा ना। एक चीज साल के आखिर में फॉर एग्जाम्पल 140 है, अगर इसकी साल के आखिर में जाके इसकी वैल्यू आपको 20 रुपये होती है तो इस 20 में तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा ना, क्योंकि तो पैसे वापस मिल जाएंगे आपको। आप बेचने जाओगे ना, डिस्पोजल करोगे अपना एसेट का, उस पर आपको रिकवरेबिलिटी आ जाएगी ना, यानी वैल्यू से गेन या लॉस जो भी होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों कि सर्विस मैनेज क्यों करेंगे। तो 140 माइनस 20 रुपीज डिवाइडेड बाय, मैं यूज कर रहा हूँ कि ये एस्टिमेट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी वर्ड यूज किया था कि मैं यूज कर रहा हूँ एस्टिमेट। ये 5 साल चलेगा या फिर से कह लो 10 साल चलेगा। सही है, मैं डिवाइड बाय 10 कर दूँ। आपके पास यहाँ से कितना आ गया दोस्त, 120 डिवाइड बाय 10, 12 रुपये। 12 रुपये की डेप्रिसिएशन आप हर साल रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हमेशा एंट्रीज याद रखिएगा 12 रुपये से, और आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आप फिर भी लिखिएगा। देखिए मैंने 140 को 120 माइनस डिवाइड बाय 10 कर दिया तो आपके पास 12 रुपये से बनेगी। इसी मेथड का एक और दूसरा मेथड होता है, मैं इसको बता देता हूँ ताकि आपको पता
होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपका एसेट जो होता है, एस्टिमेट करेंगे वो 10% से रिड्यूस हो। तो मेरे पास 140 माइनस वही फॉर्मूला 20 रुपये, कितना हो गया दोस्त? 120 मल्टीप्लाई बाय 10, 12 रुपये। ये एक साल की डेप्रिसिएशन ईयर 1। अब जो मैं लूँगा डेप्रिसिएशन वो 120 माइनस 12 का 10%। फिर उसके बाद जो फिगर आएगा वो इसमें से माइनस होती हुई चलती रहेगी। इसका एक शॉर्टकट एक फॉर्मूला का तो कैलकुलेटर नहीं, मैं आपको शॉर्टकट से इसको बता सकता हूँ कि किस तरीके से चल रहा होता है। ज़्यादातर जो कंपनीज होती है ना दोस्तों, ज़्यादातर जो कंपनी है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर पास करने होती है, ज़्यादातर जो कंपनीज काम करती है ना वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे ज़्यादा फोकस करती है। मुझे क्यों? देखिए वजह बताओ, अब सुनना मेरी बात गौर से। देखिए एक एसेट की लाइफ जो है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, एक जैसा नहीं हो सकती, क्योंकि एक साल में आपने उस एसेट को ज़्यादा कंज्यूम किया होता है, किसी साल में कम कंज्यूम किया होता है, किसी साल में ज़्यादा कंज्यूम किया होता है, वेरी करता है कंजम्पशन से। सही, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि लोग अपने अकाउंट्स को टैक्स के साथ इनलाइन रखते हैं। टैक्स में भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, जब तभी कंपनी, ज़्यादातर कंपनीज भी रिड्यूसिंग बैलेंस ही करती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस हम कंपनी स्टैंडर्ड से करें, हम टैक्स वाले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करें, कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं, लेकिन इससे एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ बनेगी कि आपको डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। डेफर्ड टैक्स IAS 12 के हिसाब से बनता है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए कंपनी कहती है कि ये टैक्स के रेट्स, ये रेट्स हैं जो अकाउंटिंग के रेट है वो इक्वल टू सेम होने चाहिए, यानी कि 15% अगर टैक्स नहीं दिया हुआ तो 15% हम भी रख लेंगे, ताकि डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट ही नहीं होगा। ये एक एडिशनल बात बताइए, लेकिन ये वैल्यूएशन मेथड होता है एसेट की डेप्रिसिएशन निकालने का। असल में डेप्रिसिएशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डेप्रिसिएशन निकालने का मकसद या ऑब्जेक्टिव या इसको एस्टिमेट करने का मकसद ये होता है कि ये आप एक कंजम्पशन पैटर्न को डिफाइन करते हैं, कंजम्पशन के पैटर्न को डिफाइन करते हैं कि आप किस तरीके से अपने एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आपका एसेट बहुत कम चलता है तो आप उसको 2% भी ले सकते हैं, 5% भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका एसेट बहुत ज़्यादा चलता है, दिनों रात चलता है, तो अपनी बोलेगी 15 या 10-20% को रखो ना दोस्तों। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया है डेप्रिसिएशन के मुताबिक। अगर कोई स्टूडेंट ओ लेवल्स का हो, चाहे ए लेवल्स का हो, चाहे MBA का हो, BBA का हो, अगर इससे मुताबिक यहाँ तक कोई भी सवाल हो तो आप उससे स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। इसका प्रॉपर उसका जवाब आपको IAS 16 से दूंगा, क्योंकि IAS 16 में एक दो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि इसमें वो कहता है कि कोई दो कंपोनेंट, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, इसके दो पोर्शन है, तो आप उसको एक कंपोनेंट कंसीडर करोगे, दो कंपोनेंट अलग अलग कंसीडर करोगे। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट में इंजन एक अलग चीज़ है और उसका जहाज का पूरा स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। तो जहाज की अकेले की डेप्रिसिएशन निकालोगे या इंजन की अलग और या स्ट्रक्चर की अलग निकालोगे, तो IAS 16 ये कहता है कि इंजन की अलग निकलेगी और पूरे स्ट्रक्चर की अलग निकलेगी। ये कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बता भी सकता। तो यहाँ तक अगर कोई क्यूरी हो ना दोस्तों, आप जरूर मुझसे पूछेगा, और इंशाल्लाह मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोग देखिए, आप लोग चाहे A लेवल्स क्वालिफाई करें, O लेवल्स A लेवल्स क्वालिफाई करें, MBA करें, BBA करें, या इवन CA भी करें, CCA भी करें, अगर आप लोग को क्वालिफाई करने के बाद कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता हो ना, तो यार ये बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। मेरे लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी कि CA क्वालिफाई करने के बाद या ACC क्वालिफाई करने के बाद हमें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, चल ली बस रट्टा लगवा दिया, समझ नहीं। तो मैंने इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में देखा है यार ये चीज़ें, जब बच्चा कोचिंग में जाता है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, देखिए दोस्तों, उनको डेप्रिसिएशन की एक रट्टा लगवाया जाता है कि ये एंट्री बना दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, दैट्स इट। उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। हम इसके लेजर्स भी बनाएंगे दोस्तों, मेरी
मेरी आप सबसे दोस्तों वर्तमान दरख्वास्त है कि देखिए अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज करेंगे। अपने नॉलेज बेस को जो बच्चा इंक्रीज करता है ना वो बहुत आगे जाता है। तो प्लीज़ मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा, गलत नहीं समझिएगा। अपना बहुत ज़्यादा